सो चलो, गुड नून, एग्जैक्टली 12 बजे अभी तो लेट अस स्टार्ट फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट की शुरुआत हमने लास्ट लेक्चर में कर दी थी। उसका जो भी था मैंने थोड़ा रिकैप अभी करा लिया बिफोर दिस रिकॉर्डिंग स्टार्ट। नाउ आई एम गोइंग फर्दर। आज हम फैक्ट्री की डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज एम के अंदर ये डेफिनेशन दी है। देखो ये एम लिखा है। एम एम का मीनिंग क्या होता है? ये पार्ट है। क्या है? पार्ट। सेक्शन 2 का एक पार्ट जिसको पार्ट एम बोला जाता है, जिसको मैं टेक्निकल भाषा में क्या बोलूंगा? क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज एम, उसके अंदर ये डेफिनेशन दी है। किसकी? फैक्ट्री की। फैक्ट्री का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले तो प्रीमाइसिस चाहिए। दूसरा है इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स देयर ऑफ। मींस मैंने ये बताया था कि सपोज ये फैक्ट्री है तो ये कंपाउंड वॉल है इसकी, और यहाँ आपने सपोज ये प्रीमाइसिस बनाई है, तो ये प्रीमाइसिस को तो हम फैक्ट्री बोलेंगे ही बोलेंगे, बट उसके साथ साथ ये जो आजू बाजू का कंपाउंड वॉल है, ये सब जगह, इसको भी हम फैक्ट्री ही बोलेंगे। तो आप ऐसा मत गैर समझ अपने मन में रखना कि सिर्फ ये जो जगह है प्रीमाइसिस है उसी को फैक्ट्री बोलेंगे। प्रीमाइसिस के आजू बाजू की जो एसोसिएटेड स्पेस है, जिसको हम कंपाउंड वॉल भी बोल सकते हैं, उसको भी हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री बोलेंगे। क्लियर है इतना? चलो फिर आगे बढ़ते। आगे क्या लिखा है? अब पहली लाइन तो इतनी थी, और डेफिनेशन क्या है? मीन्स शब्द से शुरू हुई है। मीन्स शब्द का मीनिंग क्या होता है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इधर मीनिंग में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो मीनिंग है वो अलिखित मीनिंग है। मीन्स अलिखित तो नहीं बोल सकते, बट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल मीनिंग ऐसा बोल सकते हैं। अनचेंजेबल मीनिंग में अब फैक्ट्री को दो हिस्सों में बांटा गया है। अब जरा देखिएगा कैटेगरीज कितनी है, वो जरा देखिएगा। मैं बाजू में लिखता हूं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप फैक्ट्री को कैटेगरी 1 क्या होना है? प्रीमाइसिस प्लस प्रेसिंग्स, ये तो होना ही होना है। कैटेगरी 2 में ऐसा है कि अगर एड ऑफ पावर है, विथ एड ऑफ पावर, एंड कैटेगरी 3 में क्या है? विदाउट एड ऑफ पावर। एड का मीनिंग क्या होता है? मदद। एड का मीनिंग क्या होता है? मदद। विदाउट द हेल्प ऑफ पावर, विदाउट द मदद ऑफ पावर। पावर का मीनिंग क्या है? इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी, नॉट नॉर्मल वन। इट इज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो बराबर विद द एड ऑफ पावर, तो उसमें वर्कर्स कितने चाहिए पूरे साल में? एनी डे, एनी सिंगल डे। यहां भी एनी सिंगल डे। बट यहां कितने वर्कर्स चाहिए भाई? तो 10 और मोर। और यहां क्या चाहिए? 20 और मोर। तो ये आपका हो गया फैक्ट्री का बेसिक। अब देखो, ये प्रीमाइसिस एंड प्रीसिंक्ट्स तो है ही है, ये दोनों में लगेगा, कॉमन है। बट उसके अंदर कैटेगरी 1 ये है और कैटेगरी 2 ये है। मींस पहले तो वो प्रीमाइसिस एंड प्रीसिंक्ट्स होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखना है अगर विद हेड ऑफ पावर है तो 10 या उससे ज्यादा वर्कर, एंड विदाउट हेड ऑफ पावर है तो 20 या उससे ज्यादा वर्कर। और ये वर्कर्स पूरे साल थ्रू आउट चाहिए? नो भाई, एक दिन के लिए भी हमारे मस्टर रोल में अगर ये वर्कर 10 वर्कर का नाम आया तो मीन्स हम फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आ गए, अगर विथ हेड ऑफ पावर काम कर रहे। ठीक है? अब सर एक दिन के लिए आया भी मीन्स, और ये मस्टर्ड रोल बोलते हो, ये क्या होता है सर? आपको मैं बताऊं, हर एक फैक्ट्री के अंदर या हर एक कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉय है ना, उसका एक रजिस्टर बनाते हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम एम्प्लॉय रजिस्टर बोल सकते हैं। उसी को हम टेक्निकल भाषा में मस्टर रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्टर रोल। उसके अंदर क्या होता है? एम्प्लॉय का नाम और उसकी डिटेल लिखी होती है कि भाई ये एम्प्लॉय का नाम है, ये वाली शिफ्ट में काम करता है, उसकी पोस्ट ये है,
इसका बर्थ डेट ये है, इसका ब्लड ग्रुप ये है, इसका मोबाइल नंबर ये है, इसका एड्रेस ये है, बराबर है, इसकी सैलरी इतनी है, ये सब चीजें वो मास्टर रोल में मिलती है, बराबर। तो ये कंपनी के ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर 10 वर्कर एक दिन के लिए भी आ गए ना, और वो कंपनी विद द एड ऑफ पावर काम कर रही है, तो फिर उसको लग जाएगा टैक्स फैक्ट्री। और मैंने बताया ना कि भारत जैसा है इधर, तो शादी एक बार ही होती है इधर, तो इधर भी एक ही बार आप फैक्ट्रीज एक्ट में टच होने चाहिए। फिर वो जो करंट लगा फैक्ट्री का, फिर पूरी जिंदगी तक लगे। सर लेटर ऑन संख्या एम्प्लॉय की 3 हो गई, 3, सिर्फ 3 एम्प्लॉय, तो भी फैक्ट्री है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये 10 एक बार देखने थे एक दिन के लिए, और वो एक बार लग गया मीन्स आप फैक्ट्री बन गए। फैक्ट्री बनने के बाद ये नहीं देखना है, ये किसके लिए देखना है? अगर आप फैक्ट्री नहीं हो तो ये लिमिट देख लो, एक बार फैक्ट्री, ये दो में से कोई भी एक लिमिट में आ गए और फैक्ट्री बन गए आप, उसके बाद तो वापस देखना ही नहीं है आपको ये डेफिनेशन, आप एक बार बन गए फैक्ट्री, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, ओके। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि फैक्ट्री क्या है। फैक्ट्री क्या है? इट इज अ प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स देयरऑफ। दूसरा कि जिसके अंदर 10 या उससे ज्यादा वर्कर एक मिनिमम एक दिन के लिए भी काम करते हो विद द एड ऑफ पावर, या फिर कोई ऐसी जगह जिसके अंदर 20 या उससे ज्यादा वर्कर एक दिन के लिए भी काम करते हो विदाउट एड ऑफ पावर, बराबर है, ओके। तो ये फैक्ट्री का डेफिनेशन है। बट सर फैक्ट्री में होता क्या है? अभी आगे लिखा है, डेफिनेशन में आगे है, ये मेन चीजें थी। मेन चीज क्या है फैक्ट्री के अंदर? के वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए। अगर फैक्ट्री है बट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या मीनिंग है? पिस्तौल है बट गोली नहीं, फैक्ट्री है बट प्रोडक्शन नहीं, तो ये ऐसा ही हुआ ना, बिना गोली की पिस्तौल। फैक्ट्री है बट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा चलेगा, है ना। किसी का नाम बहादुर भाई हो और फिर वो चूहे से डरे चलेगा, है ना। क्या नाम है? बहादुर सिंह। क्या हो रहा है तेरे को? भूत के पिक्चर से डर लगता है? अरे भाई कैसा बहादुर। और ये राजपूत लोग है ना जो बाजू में सिंह सिंह लगा के घूमते हैं, उनको तो निडर ही रहना चाहिए, है ना, लाइफ में डर के। राजपूत कैसा फिर बाजू में सिंह लगाता है ना। राजपूत लोग है इधर, कोई बैठा है इधर, होंगे कोई ना कोई। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जयवीर सिंह। देखो सिंह है ना, सिंह है या सिंह है? सिंह, ये गुजराती है, बराबर। गुजरात के बाहर ऐसे जो राजपूत हो है ना, सिंह लगाते, सिंह सिंह लगाते, वो हमारे सरदार लोग सब, बराबर। बट नो इश्यू। पास्ट में ना ये कर्म के हिसाब से बाइफर्केशन हुआ करता था ये लोगों का, जो लोग देश का प्रोटेक्शन करते थे, है ना, क्षत्रिय बोलते थे उसको। फिर उसमें ये राजपूत बोलो, बापू बोलो, जाडेजा बोलो, हमारे सिद्धार्थ सर जाडेजा है, बापू। हमारे सर्कल में लोग उनको बापू ही बोलते, बापू आया था। नो डाउट। मेरा क्या है, मेरा जो फ्रेंड के लेवल का है, मेरे हम उम्र का है ना, उनको तो मैं नाम से ही बुलाता हूँ, वेदर इट इज सिद्धार्थ, वेदर इट इज अतुल, वेदर इट इज मितेश, ये जो भी है इधर लोग, सब लोग मेरे, हाँ, मेरे से कम एज के एक सर है दिव्येश भाई, उनको मैं दिव्येश भाई बोलता हूँ, मेरे से कम एज के, बट मेरे फ्रेंड सर्कल के रेंज में नहीं थे। जब हम पढ़ते थे, हमारे से 4-5 साल उनकी एज कम है, बट उनको फिर आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, उनको नाम के पीछे भाई लगाता हूँ। बाकी ये सब तो मेरे फ्रेंड है, हम लोग साथ में पढ़ते थे लाइब्रेरी में, तो दैट इज वाई बाकी के सबको तो मैं नाम से ही बुलाता हूँ। बट ये थोड़ा आपको तोछड़ा लगेगा इधर, है ना। आऊ क्यों सर? अरे यार वो दिखाड़ो ना गमे अपन, बराबर। जिनको देना है रिस्पेक्ट दिल से होना चाहिए ना, नाम से दिखाओगे तो मीनिंग क्या है? अभी रिस्पेक्ट दू नाम से, हाँ ये तो हमारे सर है, ये तो ये है, फिर रिस्पेक्ट के नाम पे सामने ही रिस्पेक्ट हो, पीछे तो गाली हो, तो मीनिंग नहीं है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कल ही गुरु पूर्णिमा गई, बोलो चलो, अपने गुरु कौन है? माँ बाप, बाकी लोगों को गुरु मत बोलो, है ना, ये माँ बाप का अपमान है। गुरु एक ही है, दूसरे भगवान है, बराबर। बाकी जो आप बनाते हो वो तो होते हैं नहीं सर, ये हमारे गुरु है। मेरे हिसाब से ये 2 गुरु प्रायोरिटी में आते हैं, एक तो आपके जो भी भगवान है वो, दूसरे आपके माँ बाप, उसके बाद जिनको बनाना है बनाओ, गुरु बनाओ। दूसरा चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वेर 10 or more workers are working or where on any day of the preceding 12 months
और एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो बंदूक की गोली ये है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन। अब दूसरा, ये सब 10 वर्कर या फिर ये 20 वर्कर देखने कब है? तो आज के दिन आप चेक करने जाते हो, सपोज आप फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो, कोई एक प्रीमाइसिस में घुसे कि ये फैक्ट्री लग रहा है, चलो अब पूछोगे उधर जाके कि भाई तुम फैक्ट्री हो? तो सर इधर प्रोडक्शन हो रहा है तो फैक्ट्री है ना। नहीं, बट एज पर फैक्ट्री हो, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमको क्या देखना है कि आज हम बैठे हैं उधर, तो आज से पिछले 12 महीनों में देखना है कि उधर उसके मस्टर्ड रोल में 10 से ज्यादा वर्कर है विद द एड ऑफ पावर वाले में, या फिर विदाउट एड ऑफ पावर में 20 से ज्यादा लोग हैं। अगर है तो फिर वो फैक्ट्री है, भले उसने अपने आप को फैक्ट्री के तौर पे फैक्ट्रीज के इंस्पेक्टर को बताया कि नहीं बताया, बट वो फैक्ट्री माना जाएगा। आर यू गेटिंग? सर ऐसा क्यों? देखो एक चीज समझ लो, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, बराबर है, हमको मालूम है, बहुत मूवीज में देखा है कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, बराबर। बट मैं ना जब लॉ का स्टूडेंट बना तब मालूम पड़ा कि कानून के हाथ में आने से पहले कुछ प्री कंडीशंस है। फॉर एक उदाहरण देता हूं कि सपोज आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, पत्र, प्रेम पत्र उसके तरफ से, क्यों पैसा नहीं दे रहे थे, है ना, नोटिस में ये। अब ये नोटिस आपको देने के लिए आपका एड्रेस तो चाहिए। सर होता है ना घर का एड्रेस नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स वाले आपको इनकम टैक्स के एसएससी के व्यू पॉइंट देखते हैं। एसएससी का मीनिंग द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। अब लायबल टू पे टैक्स, उसके लिए एक एक्ट बनाया है, इनकम टैक्स एक्ट। उसके अंदर सेक्शन 4 है, अतुल भाई पढ़ाएंगे सब आपको। उसमें क्या होता है, इट इज एप्लीकेबल किन को भाई, तो जो भी कमाता है उनको, और कितना कमाता है उसमें भी पर्सन की डेफिनेशन समझाएंगे, अलग अलग पर्सन है उसमें। अगर जो इंडिविजुअल हो ना तो उसके लिए 2.5 लाख का लिमिट, 2.5 लाख से ऊपर। अब है ना आपको डिसाइड करना है कि आप 2.5 लाख के ऊपर वाले हैं या नहीं। अगर ऊपर हो तो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। अब रिटर्न भरने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, विदाउट पैन कार्ड यू कैन नॉट फाइल योर रिटर्न। अब आप सोचो कोई बंदा 2.5 लाख के ऊपर कमा रहा है और पैन कार्ड ही नहीं तो डिपार्टमेंट सिग्नल तो भेजेगा, नोटिस भेजेगा, बट कौन से एड्रेस पे भाई, कौन से एड्रेस पर लगाओ, बट तेरा एड्रेस ही नहीं है ना, तेरा पैन कार्ड नहीं है, किसको नोटिस भेजू? सर किसी को भेज दिया इनकम टैक्स ने बाय मिस्टेक, तो है ना कोर्ट तो इनकम टैक्स वाले को खगड़ाएगा, क्या बोलेगा? बिफोर इशूइंग द नोटिस असेसिंग ऑफिसर शुड अप्लाई देयर माइंड। ऐसा जजमेंट आता है। बोलो कोर्ट का जजमेंट ऐसा आता है, बहुत सारे जजमेंट ऐसे है, उसमें एक ऐसा है, एक बार असेसिंग ऑफिसर ने कुछ देखे बिना ऐसे ही भेज दिया नोटिस, आओ मिलते। फिर वो तो सामने वाला पहुंचा हुआ था, लॉयर वॉयर होगा या फिर प्रोफेशनल होगा, तो सीधा कोर्ट में ले गया। चलो फिर कोर्ट वाले ने देखा, भाई क्यों बुलाया तूने? सर वो भेज दिया बाय मिस्टेक फिर जवाब बोला कि बिफोर, एंड कोर्ट का जजमेंट राइटिंग में, बिफोर इशूइंग द नोटिस यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। मैं तो बोल रहा हूँ आगे लिखो इफ एनी, है ना ना वो इनकम टैक्स की एग्जाम देने वाले लोग होते कौन है मालूम? ये बीएससी, बीए, बीकॉम, आगे कुछ पढ़ नहीं सकते प्रोफेशनल, वो टिका टिकी करके पास हो जाते। टिका टिकी वाला नहीं, एमसीक्यू वाला है ना, वो वाली एग्जाम आती है, फिर कुछ पैसे वैसे देते हैं, नौकरी सिक्योर कर लेते, 2-4 बार 10 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स। अब वो बाबुओं को ना तो अकाउंट आता है ना तो टैक्सेशन आता है ना। कोई बाय द वे किसी का इनकम टैक्स में कोई परिचित हो माँ बाप, तो सॉरी बोलता हूँ कि भाई उन लोगों को आता होगा, है ना, आपके जो पहचान वाले उनको आता होगा, बाकी लोगों को तो मालूम नहीं कैसे आते हैं, है ना। कभी मिलने जाओ तो साफ तो बोलना ही पड़ेगा हमको, हम भले चार्टेड अकाउंटेंट है, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, बट उनको साफ बोलना पड़ेगा। एक बार तो ऐसा हुआ, एक आदमी ने नोटिस भेजा, फिर मेरा एक मित्र है प्रैक्टिस करता है, उसके क्लाइंट को नोटिस आया, तो वो तो गया कि सर ये क्या है नोटिस, कि सर ऐसा कुछ नहीं है, नोटिस वोटिस लाओ फाड़ देता हूँ, वहां जाके फाड़ दी। तो सर क्यों बुलाया? ये तो आपको बुलाने के लिए बुलाया। मीन्स क्या? अब उसका नया नया पोस्टिंग हुआ था बड़ौदा में, अब बड़ौदा में चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग कौन है, किसी से है ना, उनको मित्रता करनी,
तो मित्रता करने के लिए किया क्या? अब सीए के ऑफिस में जाके डायरेक्ट मिले तो उससे बेटर है कि कुछ क्लाइंट को ना नोटिस डालो। नोटिस का जवाब देने सीए आएगा तो सीए से बात कर लेंगे, है ना। अब किसी को जब कोई सीए को मालूम पड़ता है कि ये बकवास नोटिस है, तो वो जाके सामने को मिलता है तो बोलता है ये बकवास ही है, आपको बुलाने के लिए भेजी, है ना। वो बातें करते, चाय पीते, है ना। क्यों? क्योंकि इन लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि असेसमेंट में चेक करने का क्या। हमने तो रिटर्न भर दे दिया और अब उसमें क्या देखना है? क्या सर सिखाओ, सीए के पास से ही सीखते हैं। और हमारे सीए भी मजे के लोग हैं ना, उतना ही सिखाते हैं जितना उनको सिखाना है। अरे गेटिंग, एक टीचर ही होगा ना जो आपको सब कुछ सिखा देगा। मैंने कल नहीं बोला था ईओक्यू में अब मेरे को जितना मालूम है उतना आपको मालूम है। अब ऐसा कोई भी इनकम टैक्स पढ़ाने वाला, अतुल भाई भी ऐसे है ना, वो टीचर है, इज अ गुड टीचर, तो वो सब बोल देंगे। बट बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं सब कुछ। क्यों? जो सब कुछ बोलने में क्या, उनका ही कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे जाके कोई प्रोफेशनल, इधर अच्छा है कि सीएमए के क्लास में सब कुछ डायरेक्ट टैक्स का बोलो, डायरेक्ट टैक्स की हम कम प्रैक्टिस करते हैं इसलिए। बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट हो उनके पास आप सब कुछ खोल दो सीए का, तो फिर क्या वो आपके प्रोबेबल कॉम्पिटिटर हो जाएंगे, है ना। बट ठीक है, ऐसा देखो हमेशा याद रखना, आप अपने प्रिंसिपल्स पे फोकस करना, अपने नॉलेज पे फोकस करना। बाकी जिनको गेम खेलना है खेलने दो, कॉन्स्पिरेसी तो होती रहती है मार्केट में, है ना। अल्टीमेटली कौन टिकेगा? वही होगा जो स्ट्रांग होगा, है ना। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विद द एड ऑफ पावर। और ये कब देखना है? पिछले 12 महीनों में देखना है। ओके चलो, अब 20 और मोर वर्कर, नंबर 2 देखो, ये भी इसी का पार्ट है ना। देखो इसका एक्सटेंशन है, ये डैश था, उसके बाद नंबर 1 आया, उसके बाद ये नंबर 2 है, और बीच में और है। मीन्स क्या? कोई भी प्रीमाइसिस होनी चाहिए प्लस प्रेसिंग्स होना चाहिए, और उसके अंदर 10 या उससे ज्यादा वर्कर विद द एड ऑफ पावर काम करते होने चाहिए सिंगल डे में, और वो भी पिछले 12 महीने में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करने चाहिए। या फिर और करके तीसरा लिखा है, क्या? ये वाला, कि जहां 20 या उससे ज्यादा वर्कर विदाउट एड ऑफ पावर। यहाँ पहले और दूसरे में फर्क क्या है? देखो तो पहले और दूसरे में फर्क सिर्फ इतना है कि विद द एड ऑफ पावर, यहाँ विद द एड ऑफ पावर है, और दूसरे में क्या है? विदाउट द एड ऑफ पावर। बस 8 लोग, यहाँ 10 लोग है, यहाँ 20 लोग है, बस डन है। ओके, अब सर ये एड ऑफ पावर में मैंने बताया इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, बट सर सिंपल से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। अभी देखो आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, है ना, ये सुनने के बाद, कि ऐसा कोर्ट में पहुंचता है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी का ऑफिस था। फैक्ट्री और ऑफिस में फर्क होता है, फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन होता है ना। अब आप मेरे को बताओ, ये बाहर ऑफिस है सीए का, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ कुछ प्रोडक्शन होता है, फिनिश गुड्स या ऐसा कुछ बनता। अब डिपार्टमेंट वाले को हमको क्लैरिटी करनी पड़ी कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग किसका? तो गुड्स का। वो क्या समझ बैठे कि भाई देखो ये ऑफिस के अंदर बैलेंस शीट प्रोड्यूस होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोड्यूस होते हैं, बुक्स प्रोड्यूस होते हैं, और वहां देखो एक मशीन है, क्या? कंप्यूटर, विद द एड ऑफ पावर। अब एक ना तो उसको पावर मालूम है, ना तो उसको मैन्युफैक्चरिंग किसका है वो मालूम है, और फिर है ना नोटिस भेज दिया, ये जगह तो फैक्ट्री है। क्यों? 10 से ज्यादा लोग, देखो लाइट चालू है, मीन्स विद द एड ऑफ पावर। 10 से ज्यादा लोग है, क्या बनाते हो? वहां जाके पूछा क्या बनाते हो, तो हम बैलेंस शीट बनाते। तो देखो बनाते मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लो थमा दिया नोटिस। फिर कोर्ट को इतना बुरा लगा, पहले तो जजमेंट दिया, फिर लेटर उन्होंने ना एक्सप्लेनेशन करके ऐड कर दिया। देखो ये पहला एक्सप्लेनेशन पढ़ो, फॉर द कंप्यूटिंग नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज, एक मिनट, एक कौन सा है, जरा नीचे आओ। हाँ देखो एक्सप्लेनेशन 2 डालना पड़ा। क्या लिखा? एक्सप्लेन, बाय द वे व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? तो कोई प्रोविजन टफ हो ना, तो उसको सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए ये इशू किया जाता है, जिसको बोला जाता है एक्सप्लेनेशन, सरल भावार्थ, है ना, हमारी गुजराती भाषा में बोले तो। कि ऊपर जो लिखा है उसको सिंपल भाषा में ये एक्सप्लेन किया। तो क्या किया बोलो? फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, मीन्स ये सेक्शन 2 क्लॉज एम,
द मियर फैक्ट, मियर का मीनिंग होता है ओनली, द ओनली फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्टली कंप्यूटर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स क्या, कंप्यूटर और अ कंप्यूटर, है ना, पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग लिखा, फिर बाद में कंप्यूटर है, बराबर है, बीच में और है, इज इंस्टॉल्ड इन एनी प्रीमाइसेस, मीन्स कोई ऑफिस वगैरह में सपोज कंप्यूटर लगा है, शैल नॉट बी कंस्ट्रूड टू मेक इट फैक्ट्री, तो इसको ऐसा मत मानो कि ये फैक्ट्री है और ये कंप्यूटर डिवाइस है जिससे क्या प्रोडक्शन होता है, बराबर। इफ नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट इन सच प्रीमाइसेस और पार्ट देयर, मींस कोई एक सिंपल सी प्रीमाइस है जिसके अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर है, कुछ लोग काम करते हैं, तो उसको फैक्ट्री मत मानो, अनलेस के वहां जेन्युइन प्रोडक्शन हो रहा। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी होती है जो फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे 20-25 लोग काम भी करते हैं और कंप्यूटराइज होता है, वहां कंप्यूटर भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है और वर्कर्स भी होते हैं, तो वो तो फैक्ट्री है, वहां कोई डाउट नहीं है। बट किस जगह पे कोई ऑफिस में सिर्फ अकेला कंप्यूटर रखा है और 20 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि ये फैक्ट्री है, थोड़ा चलेगा। देखो एक्सप्लेनेशन के तौर पे देना पड़ा। आर यू गेटिंग दिस? तो देखो ऐसे ऐसे डाउट भी होते हैं लॉ को पढ़ने वालों को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो पढ़ के बैठे है ना डिपार्टमेंट में, तो बोल रहा हूँ कल कल उठ के ना डिपार्टमेंट में ऐसा ही होना चाहिए कि भाई डिपार्टमेंटल ऑफिसर कैन बी ओनली प्रोफेशनल, खत्म। सीए में या सीएस, बस ये तीन में से, या बहुत तो लॉयर रखो, इसके अलावा चाहिए ही नहीं कोई। क्या मालूम उसको बीए पढ़ के आया है, बीएससी पढ़ के आया है, वो मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग और वो सब अच्छा है, और अब वो इनकम टैक्स की नोटिस देता है। भाई थोड़ा लेवल होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, बट है ना कुछ लोग होशियार भी होते हैं, मैं बताऊं। एक संजय सारस्वत सर के, सारस्वत नाम के एक सर है, संजय सारस्वत, अभी डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए, वॉलंटरी ले लिया, अब प्रैक्टिस में आ गए। क्या पढ़े मालूम? बीएससी एमएससी विथ फिजिक्स, और फिर ये टिका टिकी पास किया, आ गए डिपार्टमेंट में। बट सच में वो डिपार्टमेंट में आने के बाद बहुत पढ़े, पुराने लॉज को भी पढ़े और अभी नए लॉज को भी पढ़े, है ना। उन्होंने अरुण जेटली से अवार्ड लिया था, है ना, 1 साल के अंदर 1000 सेमिनार किए थे उन्होंने जीएसटी, उतना पढ़ा था जब जीएसटी नया आया, जबरदस्त। और बहुत, और हमारे सिद्धार्थ भाई के बहुत अच्छे दोस्त है, कभी बुलाएंगे इधर क्लास में, आप जो आप में से आई थिंक, हाँ सर वो आए थे ना। हाँ यस, पुराने जो होंगे, और हमारा जो मर्जिंग फंक्शन था अप्रैल में, उस टाइम संजय भाई को बुलाया था हम, संजय सारस्वत सर को। हाँ सर। एक्सीलेंट है ना, उनका जबरदस्त कंट्रोल है पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। बट वो बंदा है ना, कॉमर्स का बंदा नहीं है, साइंस पढ़ के आया है, बराबर है। अब वो आया है और पढ़ा है, उसके जैसे कितने होंगे, बट सभी इतने सारे उसमें नहीं आए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना आप सब लोग बन जाओ मस्त सीए, सीएमए, सीएस, जो भी बनना है जल्दी जल्दी, एंड फिर क्या करो, डिपार्टमेंट अगर जाना है असेसिंग ऑफिसर के तौर पे, तो उसकी एग्जाम दे देने की, फिर बैठने का। अब है ना, अब सामने वाला भी, अब है ना, अब होगी लड़ाई, इधर भी प्रोफेशनल हो गए प्रैक्टिसिंग, वो भी होशियार, आप तो अब डिपार्टमेंट के हो गए, आप भी होशियार, अब लड़ो, अब मजा आएगा, सच में मजा आएगा। चलो आगे। फिर एक्सप्लेनेशन 1 है कि फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, ऑल वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड रिलेज इन अ डे शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। अब कुछ नए शब्द है, ये रिले शब्द नया है, ये ग्रुप शब्द, उसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यहाँ मियर शब्द मीन्स ओनली मीनिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स कंप्यूटर होता है, वो भी समझाया, बराबर। शैल नॉट बी कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड का मीनिंग क्या होता है, एज्यूम या बिलीव, तो इट शैल नॉट बी बिलीव्ड टू बी मेक इट फैक्ट्री, मीन्स ऐसा मत मान लो कि एक प्रीमाइस है, उसके अंदर एक कंप्यूटर है, 10 लोग काम करते हैं, तो वो फैक्ट्री, ऐसा मत मान लो, अनलेस कि वहां प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो इफ नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट, सो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और कंप्यूटर है, लोग है, तो फैक्ट्री मानो, कोई प्रॉब्लम। बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो उसको फैक्ट्री मानने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इधर क्या था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना जरूरी है, भले कंप्यूटर हो या ना, ठीक है। चलो ठीक, तो ये 2 एक्सप्लेनेशन थे, हमने फैक्ट्री का डेफिनेशन पढ़ लिया, बराबर। अब इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है, वो जरा समझाता हूं, यहां से बाकी है। अब यहां डज नॉट इंक्लूड करके दिया है, मीन्स क्या सर,
डज नॉट इंक्लूड का मीनिंग क्या होता है? मीन्स फैक्ट्री में ये नहीं आता है। क्या नहीं आता है? मीन्स फैक्ट्री की डेफिनेशन में ये नहीं आता है। ऊपर हमने क्या लिखा? मीन्स करके, मीन्स ये आता है। अब आगे उन्होंने बताया कि ये नहीं आता है। अब उनके तो इंस्ट्रक्शन है, डिफाइन करके दिया है, तो हमको तो पूरा ही समझना पड़ेगा। तो चलो, डज नॉट इंक्लूड अ माइन। ये क्या है सर? माइन। माइन मीन्स मैं सर, मी माइन, ऐसा नहीं। यहाँ माइन का मीनिंग होता है खान। ये क्या होता है सर? तो वहां नहीं कोयला है या फिर कुछ मिनरल्स है, वो जमीन को खोद के हम निकालते हैं, उसको खान बोलते हैं। खान इंग्लिश में माइन बोलते हैं। तो माइन इज नॉट अ फैक्ट्री, भले उसके अंदर मशीन हो, भले उसके अंदर 10 से ज्यादा काम करते हो, भले उसके अंदर पावर हो। सर ऐसा क्यों? इसलिए कि उसके रिलेटेड अलग एक्ट है, माइंस एक्ट। तो फिर उसको फैक्ट्रीज एक्ट लगाने की जरूरत नहीं। जो माइन है उसके लिए माइंस एक्ट करके एक एक्ट बना है सेपरेटली। तो फिर भले उसके अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा हो, पर उसको फैक्ट्री मत मान। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेशल एक्ट है। मैं एक उदाहरण देता हूं। सपोज हमारा जॉइंट फैमिली है, हम 3 भाई है, सभी के 2-2 बच्चे हैं। थोड़ा रिलीजियस फैमिली है, कुछ बच्चे उपवास भी करते हैं, 11 वगैरह। अभी एक बार मैं बाहर गया नाश्ता लेने, और ये 6 बच्चों में से एक बच्चे ने क्या उपवास किया है, 11। तो मैं बाहर से नाश्ता समोसा या वड़ा पाव ऐसा कुछ लेके आया, बट वो 11 वाला बच्चा था ना, उसके लिए क्या, वो साबूदाना की खिचड़ी लेके आया नाश्ते में। अब मेरे को बताओ, मेरे सभी बच्चों को नाश्ता में दे रहा हूँ, बट उसमें वो वाला उपवास वाला जो बच्चा है उसको क्या लगेगा? उसके लिए क्या है? साबूदाना की खिचड़ी स्पेशल है अलग से। तो अब उसके लिए मेरे को वो समोसा बनाने की जरूरत है क्या? मंगवाने की जरूरत है नहीं है। तो आप समझ लो, ये फैक्ट्री एक्ट है ना, जनरल है, जहां भी प्रोडक्शन हो रहा है सभी फैक्ट्रीज। बट कुछ ऐसे प्रोडक्शन की जगह कि जहां प्रोडक्शन भले हो रहा हो, बट उसके लिए स्पेशल लॉ बनाए, तो फिर उसको फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग? ओके। तो देखो, तो माइंस एक्ट, ये माइन नहीं लगता, मीन्स माइन फैक्ट्री में नहीं आएगा। ये नंबर 1 है। नंबर 2 क्या है सर? नंबर 2 है ये मोबाइल यूनिट। मीन्स क्या सर? ये हाथ में हम मोबाइल लेते वो? नो। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस। ये आर्म्ड फोर्सेस मीन्स क्या? आर्मी वाले, आर्मी लोगों का मोबाइल यूनिट। ये क्या होता है सर? तो मैं समझाता हूं। सपोज कोई एरिया में हमारे आर्मी वालों को हमने लगाया, क्यों? कि भाई वो एरिया में सपोज बहुत ऐसा ये फ्लड वगैरह आया। अब फ्लड आया एकदम से बहुत, तो नॉर्मल लोग तो जा नहीं पाएंगे। वो सिचुएशन को टैकल करने के लिए आर्मी वालों को स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तो वो जाएंगे उधर। वो वहां जाएंगे और टेम्पररीली कुछ पूल स्ट्रक्चर वगैरह बना देंगे टेम्पररीली, और फिर लोगों को रिलीव करेंगे फास्टली। अब आप सोचो, वहां जाके उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया, क्या? मोबाइल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल यूनिट। वो स्ट्रक्चर टेम्पररी होता है। कुछ दिनों के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, वो स्ट्रक्चर वापस से अनअसेंबल्ड करके कोई दूसरी जगह ले जाएंगे। तो आर्मी वालों का तो बड़ा ऐसा होता है, कभी कभी ट्रेनिंग के लिए कुछ जगह ले जाते हैं, तो वहां है ना, किचन से लेकर के बहुत सारी चीजें बना देते हैं वहां। उनके पास सब अनअसेंबल्ड फॉर्म में होता है, वहां जाके फिर असेंबली कर देंगे, जोड़ देंगे सभी। अब ऐसा जो भी यूनिट हो और वहां सपोज कुछ प्रोडक्शन हो, तो उसको फैक्ट्री बोल सकते हैं? नहीं भाई, आर्मी वाले ये सबसे दूर है। उनका पर्पस है प्रोडक्शन का, उनका पर्पस है कि पैसा कमाने का नहीं। ये पूरा फैक्ट्रीज एक्ट किन पर लगता है? जो पैसे कमाने के पर्पस से प्रोडक्शन करते हो। आर्मी वालों का वो पर्पस ही नहीं है। सो दैट इज वाई वो सेकेंड एक्सेप्शन है। बराबर है? याद रखना, इसके बेस पे एमसीक्यू बन सकता है। फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज फैक्ट्री, या फिर आउट ऑफ दिस विच वन इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री। फिर एक में लिखेंगे माइन, बाजू में लिखेंगे इन विच द मिनरल्स आर प्रोड्यूस्ड विद द एड ऑफ मशीन। फिर लिखेंगे कि भाई मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। तीसरा देखो, तीसरा कौन सा है? तीसरा है ये रेलवे रनिंग शेड। अब रेलवे के शेड ये क्या होते हैं सर? जब रेलवे की लाइनें बिछाते हैं ना वो लोग,
अब सपोज यहाँ ये बड़ौदा से सपोज बॉम्बे वाला, अब वो नहीं एक्सप्रेस वाला रोड बन रहा है और या फिर वो फास्ट ट्रेन भी बन रही है उधर, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट ट्रेन। अब ये बुलेट ट्रेन के लिए अलग से ही पट्टे बिछाने, जमीन के नीचे अलग जमीन लेनी है, बराबर। अब वहां जो भी आप पट्टे बिछाओगे, कहाँ उसका प्रोडक्शन तो होगा ना कहीं, कहाँ प्रोडक्शन करोगे? तो सपोज बड़ौदा में सपोज करते हैं सर, फिर उधर इधर से उठा के ले जाएंगे, कभी कभी बहुत टफ पड़ता है क्योंकि वहां तक रोड नहीं बने होते। तो वो लोग क्या करते हैं कि सपोज देखो मैं जरा बताता हूँ, सपोज यहाँ से चालू हुआ और यहाँ तक जाना है। अब पहले ये 20 किलोमीटर यहाँ तक के है, तो वो क्या करेंगे मालूम, यहाँ कोई जगह ले लेंगे और वहां वो पट्टे बनाएंगे, रेलवे के पट्टे उधर बनाएंगे। अब ये पट्टे बने गए हर रोज और यहाँ से यहाँ तक वो बिछाया जाएगा, फिर ये पूरा यूनिट यहाँ से शिफ्ट होके इधर आएगा नेक्स्ट 20 किलोमीटर का। आर यू गेटिंग? तो ये पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, ये पहले 25 किलोमीटर तक यहाँ पट्टे बनाए, फिर ये पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इधर शिफ्ट किया, नेक्स्ट 25 किलोमीटर में इधर बनाए। अब इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है? रेलवे का रनिंग शेड। इसको क्या बोलते हैं? रनिंग शेड ऑफ ए रेलवे। रनिंग क्यों लिखा? क्योंकि वो सच में रन कर रहा है, पहले इधर था अब इधर आ रहा है। आर यू गेटिंग? सो ये रनिंग शेड ऑफ द रेलवे जो है उसको भी उन्होंने फैक्ट्री की डेफिनेशन से दूर रखा है। भाई रेलवे का पर्पस क्या है? ये शेड बनाने का। तो भाई अभी तो लाइनें बिछानी है, फिर वहां रेल लाएंगे, फिर आप बेचोगे टिकट्स एंड फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहां अलग बात है जीएसटी की, बट और वहां अलग बात है पूरी प्रॉफिट पर्पस सब कुछ आता है, बट अभी तो ये लाइनें बिछ रही है। तो दैट इज वाई ये भी उन्होंने फैक्ट्री की डेफिनेशन से दूर रखा है, बराबर। चौथा, सबसे ज्यादा तो मेरे को है ना, जब भी सबसे पहली बार मैंने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा ना, तो मेरे को ये क्वेश्चन सबसे पहले आया था, क्योंकि फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है मालूम? कि इट इज एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स thereof in which manufacturing activities are carried on with the aid of power, जहां 10 से ज्यादा वर्कर्स, और विदाउट एड ऑफ पावर जहां 20 से ज्यादा वर्कर्स। अब है ना मेरे माइंड में आ रहा था कि कोई होटल, ना होटल देखो पूरा फैक्ट्री की डेफिनेशन में सेट हो रहा है। प्रीमाइसेस है, यस। प्रीसिंक्ट है, यस। मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हाँ खाना बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ कि नहीं। विद द एड ऑफ पावर है, भले इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बट नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एड ऑफ पावर में वहां 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो सर वो पूरा फैक्ट्री बन रहा है। तो सर वो उस पर फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा? तो नहीं, देखो एक्सक्लूजन में है, डज नॉट इंक्लूड में 14 नंबर है, होटल, रेस्टोरेंट या फिर ईटिंग प्लेस, ये तीनों एक में ही गिने जाते। सर इसको भी क्यों निकाला? क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में आता है, होटल कभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिनी ही नहीं गई। आज के दिन में भी होटल किस में गिनी जाती है? सर्विस सेक्टर। प्री जीएसटी मींस 2017 से पहले ऐसा था कि होटल में ना दो टैक्स लगते थे, वैट भी लगता था एंड सर्विस टैक्स भी लगता था। बिल के 40% पोर्शन में वो लोग सर्विस टैक्स लगाते थे और 60% पोर्शन में वो लोग वैट लगाते थे, ऐसा था। वैट गुड्स पे लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि वो गुड्स बना के बेचते हैं, लोकली विद इन गुजरात बेचते हैं, तो दैट इज वैट लगता था, बराबर। तो वो गुड्स भी माना जाता था एंड सर्विसेज भी माना जाता था। क्यों? क्योंकि वहां सर्विस भी दी जाती है, आपको परोसा जाता है, आपको एक मस्त एनवायरनमेंट दिया जाता है एसी वाला, है ना, मस्त वहां एक टेबल कुर्सी वगैरह रखा है, एक आदमी आपको परोसने आता है, फिर हाथ धोने के लिए भी वो बाउल दे के देने आता है, मीन्स एकदम सर्विस भी है। और फूड इज अ गुड्स एंड सर्विस दोनों है, तो दोनों लगते थे। जीएसटी आने के बाद है ना पूरी होटल इंडस्ट्री को सर्विस सेक्टर में डाल दिया, उसको क्या माना जाएगा? सर्विस, बराबर है। तो वो होटल इंडस्ट्री को उन्होंने ये फैक्ट्री में से दूर रखा है, क्योंकि फैक्ट्री में तो गुड्स बनते हैं नॉर्मली, दैट इज वाई वो पूरा होटल वाला जो है उन्होंने उसको ये फैक्ट्री की डेफिनेशन में से हटा दिया। तो याद रहेगा एक्सक्लूजन क्या आएगा फैक्ट्री की डेफिनेशन में से? चलो कौन सी 4 चीजें एक्सक्लूड होती है? नंबर 1 माइन, क्यों? क्योंकि सेपरेट एक्ट है। नंबर 2 मोबाइल यूनिट किसका? आर्म्ड फोर्सेस का। तीसरा रनिंग शेड ऑफ ए रेलवे, एंड चौथा बराबर है होटल, रेस्टोरेंट या फिर ईटिंग प्लेस जहां खाना बनता है। क्लियर है? ओके, तो ये फैक्ट्री का डेफिनेशन अब कंक्लूड हुआ, इंक्लूडिंग दिस 2 एक्सप्लेनेशन। कौन से 2 एक्सप्लेनेशन थे भाई? एक एक्सप्लेनेशन में क्या था?
एक एक्सप्लेनेशन में ये था कि भाई आप ये कंप्यूटर वाला लाते हो तो उसको फैक्ट्री मत मानो। पहला एक्सप्लेनेशन में अभी थोड़ी एक दो चीजें बतानी है। एक्सप्लेनेशन 1 में ऐसा लिखा है फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, मीन्स आपको 10 या 20 वर्कर काउंट करने हैं ना, तो फॉर कंप्यूटिंग दैट नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, दैट इज क्लॉज 2M, ऑल द वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये ग्रुप क्या होता है, तो फैक्ट्री में ना वर्कर्स के ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे कि बॉयज, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। अब इसमें बॉयज में क्या आएंगे, 18 के ऊपर वाले मेल जेंडर, वुमेन में क्या आएगा, 18 के ऊपर वाले फीमेल जेंडर, एंड चिल्ड्रन में क्या आएगा, 18 से कम वाले बट अबोव 15 वाले, मींस एडोलसेंट्स, जिसको चिल्ड्रन बोलेंगे वो। तो ऐसे ग्रुप बनाएंगे, या फिर ऐसा भी ग्रुप बना सकते हैं कि भाई ये इंजीनियर्स है, बराबर है, ये टेक्नीशियंस है, ये लैब असिस्टेंट्स है, ये अकाउंट्स वाले हैं, ये मार्केटिंग वाले हैं, ये सेल्स के पर्सोनल है, ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं। तो ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं, है ना। आप जेंडर स्पेसिफिक ग्रुप ना बनाओ तो ऐसा भी बन सकता है। तो अलग अलग ग्रुप में मिला के आपके जितने वर्कर है ना, सभी का टोटल करना है। फिर आगे एक शब्द लिखा है रिले। ये रिले का मीनिंग क्या होता है, RELAYS, रिले। रिले का मीनिंग आप समझ लो शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ऐसा जो भी हो, नाइट शिफ्ट, बराबर 3 शिफ्ट होती है नॉर्मल, बराबर। एक मॉर्निंग वाली होती है, कितने बजे चालू होती है मालूम, सुबह 6 बजे, 6 बजे चालू होती है, दोपहर के 2 बजे तक होती है। फिर नून शिफ्ट, नहीं बोलते सेकंड में गया है, फर्स्ट में गया है, फर्स्ट मीन्स मॉर्निंग 6 बजे, सेकंड मीन्स दोपहर को नून 2 बजे जाएंगे, रात को 10 बजे छुटेंगे। तीसरा सुना होगा नाइट शिफ्ट में गए, नाइट शिफ्ट मीन्स रात को 10 बजे चालू होती है, सुबह कितने बजे तक, 6 बजे तक। सो जहां 24 घंटे प्रोडक्शन होता है ना कंटिन्यूअस, वैसी फैक्ट्रीज के अंदर 3-3 शिफ्ट में वर्कर को लाने पड़ेंगे। हर एक शिफ्ट को इधर फैक्ट्री की भाषा में हम क्या बोलेंगे, रिले बोलेंगे, रिले। तो सपोज हमारी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट है और तीनों में अलग अलग वर्कर है। कोई ऐसा बोले सर तीनों में मेरे 20 से कम है, 19 19 19, तो वो बोलेगा टोटल कर भाई, 19 × 3 57, मोर देन 20 आ गया तू। आर यू गेटिंग। तो आप ऐसा रिले वाइज नहीं करो, ग्रुप वाइज मत करो, है ना, सभी का टोटल लगा दो। तो दैट इज वाई एक्सप्लेनेशन में उन्होंने दिया हुआ है। एवरीवन गेटिंग दिस, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। अब ये फैक्ट्री रिलेटेड कुछ केसेस है। केसेस मीन्स क्या, कि पास्ट कोई जजमेंट। तो देखो ये जजमेंट मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला जजमेंट कौन सा है, सीलन राज वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एडिशनल लेबर कोर्ट चेन्नई 2001, LLR मीन्स लेबर कोर्ट का ही जजमेंट है, 418 नंबर के पेज पे 2001 में जजमेंट आया, चेन्नई की लेबर कोर्ट है। सर ये लेबर कोर्ट अलग होती है, यस। बड़ौदा में है ऐसी लेबर कोर्ट, यस। जगह बताऊं, कोई कारेली बाग में रहता है इधर, यस। कारेली बाग में पानी की टांकी देखी आपने, अगर आप कौन सी जगह, उससे पहले का 4 रास्ता कौन सा है, वो पानी की संगम, संगम 4 रास्ता, संगम 4 रास्ता से आप पानी की टंकी की तरफ आओ, तो टंकी है ना, उससे पहले लेफ्ट साइड पे लेबर क्वार्टर, एक ही कंपाउंड है, जहां वो टंकी का कंपाउंड खत्म होता है उससे पहले इसका है लेबर कोर्ट का। आप जाना, वहां लिखा होगा मजदूर अदालत, गुजराती में लिखा होगा, उसको लेबर कोर्ट बोलते। लेबर मीन्स क्या, मजदूर, एंड कोर्ट मीन्स अदालत, तो लेबर कोर्ट वहां है। सर ये क्या होता है सर, हम पढ़ेंगे आगे। लेबर लॉज भी आते हैं एंड इंडस्ट्रियल लॉ भी आते हैं, अभी हम इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ते हैं। लेबर लॉ आपको उतना नहीं है, बट लेबर लॉ ज्यादा आपको CS में आता है, कंपनी सेक्रेटरी, लेबर लॉज, ओके। लेबर मीन्स वर्कर्स रिलेटेड लॉ, और इंडस्ट्रियल लॉ मीन्स, इंडस्ट्री मीन्स औद्योगिक रिलेटेड लॉ, उद्योग रिलेटेड लॉ। अब देखो ये लेबर लॉ का जजमेंट है, बट तो सर फैक्ट्री में क्यों है, फैक्ट्री में वर्कर्स भी काम करते है ना, सो दैट इज वाई उनके रिलेटेड जजमेंट भी फैक्ट्री के रिलेटेड हो सकते हैं। तो देखो इधर, इट वाज हेल्ड दैट। अब ये हेल्ड शब्द का मीनिंग हमेशा समझ लो, हेल्ड का मीनिंग क्या होता है। हेल्ड का मीनिंग होता है कोर्ट जो जजमेंट देती है ना, उसको हेल्ड बोलते हैं।
it is declared that held. held का मीनिंग क्या होता है? कोर्ट का जजमेंट. तो कोर्ट जजमेंट दे रहा है क्या? अंडर सेक्शन 2M. अब ये सेक्शन तो हमको मालूम ही है, ये कौन सा है भाई? फैक्ट्री का सेक्शन है ना. फैक्ट्री की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज M के अंदर. फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिंग्स देयरऑफ, हमको मालूम है. इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन, ये भी मालूम है. एक्सप्लेनेशन 2 है, वो भी मालूम है. क्या? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट वाला. बराबर. सेक्शन 2M सेट आउट दैट द मियर फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट or a computer unit is installed in any premises or part thereof would not render a unit into factory if no manufacturing process is carried out. क्लियर है? अब ये जो था वो हमने एक्सप्लेनेशन 2 में पढ़ा ही है, बट वो एक्सप्लेनेशन 2 में क्यों लिखना पड़ा? बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट. ये जजमेंट आया, कोर्ट ने पहले बताया, फिर उसके बाद उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन के तौर पे ऐड किया. आगे देखो. इन सच प्रीमाइसेस और पार्ट देयरऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक द रूल्स रिलेटिंग टू अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज. ये अब नॉर्मल चीज है. ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट नियम बना सकती है. किसके रिलेटेड? कि भाई फैक्ट्री को अप्रूवल देना है, फैक्ट्री को लाइसेंस देना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके रिलेटेड नियम कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. ऐसा किसने बताया? कोर्ट ने बताया. कौन सी कोर्ट? लेबर कोर्ट. एंड आगे, नो फैक्ट्री कैन रन विदाउट सच लाइसेंस और अप्रूवल. सो अब कोई भी फैक्ट्री खोलनी हो ना तो पहले फैक्ट्री का लाइसेंस लेके आओ, उसके बाद ही आप फैक्ट्री खोल सकते हो, बाकी नहीं. पावर टू डी लाइसेंस एंड डी रजिस्टर इज ऑल्सो विद स्टेट गवर्नमेंट. तो ये दो हिस्से हो गए ये पूरे जजमेंट के. पहला हिस्सा वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट का था, विच इज कवर्ड बाय नाउ एक्सप्लेनेशन 2 टू क्लॉज M ऑफ सबसेक्शन क्लॉज M ऑफ सेक्शन 2. सेक्शन 2 क्लॉज M, उसका एक्सप्लेनेशन 2, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की बात है, वो इसके पहले पार्ट में आ गई ये जजमेंट के. और ये जजमेंट के दूसरे पार्ट में क्या आया? कि भाई फैक्ट्री खोलनी हो तो उसका लाइसेंस लेना, उसका अप्रूवल देना, वो सब के नियम कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट. बराबर है. एंड उसको डी लाइसेंस करने का पावर भी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास. अब है ना, सपोज मेरी कोई फैक्ट्री इधर डी लाइसेंस हो जाए और मैं मोदी जी को फोन करूं, साहब कुछ करो ना. अब वो हमको जानते हैं बट कुछ नहीं कर पाएंगे. क्यों? वो बैठे हैं सेंटर में, जबकि ये डी लाइसेंसेस का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास. तो सर मोदी जी फोन कर देंगे ना इधर, किनको? हमारे भूपेंद्र भाई को. वो अलग चीज है, फोन पे हो सकता है तो उनके भाइयों का नहीं करते, है ना. मेरी फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, मोदी जी को फोन करूं और मोदी जी मेरा लाइसेंस वापस दिलवा दे, तो उनके 5 भाई है और उनके बहुत बच्चे अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, उनका नहीं कर लेते, है ना. ऐसा नहीं होता है, आप समझ लो. बट कुछ लोग कर लेते हैं कहीं कहीं से उड़कान लगा के इधर उधर. चलो ठीक है बाय द वे, बट दिस वाज द जजमेंट. तो यहाँ हमारी ये डेफिनेशन फैक्ट्री की खत्म हो गई. अब है ना, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ानी है मेरे को. वैसे ऊपर कुछ डेफिनेशन हैजार्डस प्रोसेस, प्राइम मूवर, ऐसी कुछ बाकी रखी है, बट अभी मैं कोर डेफिनेशन पे जाता हूँ जिसकी सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो उसमें हमने पहले फैक्ट्री पढ़ा, अब दूसरा पढ़ते हैं ऑक्यूपायर. अब ये ऑक्यूपायर मीन्स कौन? मालूम? ऑक्यूपायर का मीनिंग एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरी फैक्ट्री का पावर हो, और ऐसा पावर देना जरूरी है. क्यों? क्योंकि जब पावर किसी एक के पास नहीं होता ना, तो किसका सुनने का, वो डेंजर होता है ना. कभी कभी हम लोग हमारे बच्चों के साथ है ना मस्ती करते हैं, मैं और मेरी वाइफ. मैं बोलता हूँ बेटा ये कर, उसी टाइम मेरी वाइफ बोलती है नहीं बेटा ये कर. अब मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए पानी लेके आ, और मेरी वाइफ बोलती है बेटा मेरे लिए है ना ये चीज लेके आ. अब लड़का कंफ्यूज हो जाता है, पापा किसका पहले करूँ बोल. फिर हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, तने कौन વધારે ગમે છે? બંને ગમો છે નહીં, પણ તોય જે વધારે ગમે એનું પહેલું કામ કરે. बेचारा कितना कंफ्यूज हो जाएगा, है ना. क्यों? 2 अथॉरिटी, फादर मदर, है ना. अब तो है ना बच्चों को मैं पूछता हूँ ना, तेरा पहला नंबर बोल, तो है ना. हम तो कभी कभी मस्ती में बोलते हैं बच्चों को, बेटा तेरा पहला नंबर कौन? पहला नंबर मीन्स तू, तेरे को सबसे ज्यादा कौन पसंद? तो है ना, मेरा लड़का तो अभी बड़ा शाना हो गया है ना. प्रोफेशनल के लड़के ऐसे ही होते हैं. क्या बोलता है मालूम? पहला नंबर में फैमिली खत्म, ना पापा ना मम्मी ना बा दादा भाई बहन कुछ नहीं, पूरा फैमिली. पहला नंबर में फैमिली. सेकंड नंबर में फ्रेंड्स,
नंबर 3 में दूसरे अब जो बचे वो उधर। लो, साना जवाब दे दिया, सिखाया नहीं हमने उसको, बट थोड़ा कंफ्यूज किया ना, तो ऐसा उसके माइंड ने सोच लिया। तो चलो ठीक है, तो ऑक्यूपायर मीन्स क्या, अथॉरिटी एक होनी जरूरी है, बाकी है ना दो अलग अलग अथॉरिटी हो ना तो तकलीफ हो जाए, ये बोल रहा है वो दूसरा बोल रहा है, तो कोई एक कमांडिंग होना चाहिए। तो ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री मीन्स अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। सर ये अफेयर क्या है, हमने तो बहुत सुना है। तो ये वो वाले अफेयर की बात नहीं है जो आपने सुना है। यहाँ अफेयर का मीनिंग होता है डे टू डे वर्किंग या फिर फैक्ट्री रिलेटेड डिसीजंस, आप ऐसा माने, ठीक है। तो इट इज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द, जैसे कि फैक्ट्री के रिलेटेड डिसीजन है कि उसके अंदर कलर कराया जाए या ना कराया जाए, उसके अंदर ऐसा रिनोवेशन या रिपेयर कराया जाए नहीं कराया जाए, उसके अंदर वर्कर्स को अपॉइंट किया जाए नहीं किया जाए, उसके अंदर ये नया मॉडर्नाइजेशन किया जाए या नहीं कराया जाए, ये सभी के निर्णय सभी उसके पास होते हैं। तो सर मालिक के पास नहीं रहते, नहीं मालिक के पास नहीं रहते, मालिक उसको जवाबदारी देके चला जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मुकेश भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के सर्वे सर्वा है ना, मैक्सिमम शेयर होल्डर उनके पास है, सीएमडी की पोस्ट पे है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बट ये रिलायंस जामनगर का प्लांट है, ठीक है, उसके ऑक्यूपायर कौन है? तो मुकेश भाई नहीं है, मुकेश भाई ने किसी को ऑक्यूपायर बनाया उधर कि भाई तू बैठ, ये पूरे प्लांट के डिसीजन तू लेने का, तू मेरे को रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है। तो उधर बिठा दिया, तो अब वो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर वो फैक्ट्री के रिलेटेड सब निर्णय ले। आर यू गेटिंग? उसमें वो मुकेश भाई को भी नहीं पूछेगा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई तो उसके लिए फैक्ट्री इज अ प्रायोरिटी, देन मुकेश भाई, वैसा। तो ये ऑक्यूपायर इज अ मेन पर्सन। अब है ना, जब भी कुछ गड़बड़, अब चलो वो फैक्ट्री में कुछ ब्लास्ट हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो किसको पकड़ने का जवाबदार कौन? गुजराती में એવું કહેવાય ગંડ કોના ગળે પહેરાવાનો। जवाबदार किसको बनाने का? तो भाई ऑक्यूपायर। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बकवास उदाहरण है बट मैं देना पड़ेगा। बहुत साल पहले एक कंपनी थी, वो कंपनी में से गैस लीकेज हुआ, 4000 लोग मर गए। क्या नाम है कंपनी का? मालूम है? भोपाल गैस दुर्घटना, ऐसा सुना है? आई थिंक यूनियन कार्बाइड या ऐसा कोई कंपनी थी, बट जो भी था, वो कंपनी का एक ऑक्यूपायर था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका नाम था मिस्टर एंडरसन। क्या नाम था? वो ऑक्यूपायर था वो फैक्ट्री का। अब वो 4000 लोग मरे, जवाबदार कौन? तो सर वो तो जिसने वो लीकिंग छोड़ दिया वो एंडरसन थोड़ा, वो तो अपने घर में एसी में सो रहा था। बट भाई तेरे को ऑक्यूपायर बनाया है। वर्कर वर्कर की मिस्टेक भले हो, तेरी मिस्टेक मानी जाती है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, सपोज ये फर्म है सीए की, मैं उधर आर्टिकल हूँ, काम करता हूँ, कोई सबमिशन देने जाना है इनकम टैक्स में। अब मेरे को सर ने बोला था कि भाई ऐसा ऐसा कर देना, ऐसा ऐसा कर देना, मैंने एक दो चीजें भूल गया, नहीं लिखा और सबमिट कर दिया। अब इधर के बॉस को ऐसा लगता है कि मैंने तो बराबर सबमिट किया, उधर डिपार्टमेंट वाला ने वो दो मुद्दे पकड़े और उसके बेस पे नोटिस भेजा। अब जवाबदार कौन? क्लाइंट को टैक्स भरने का है, क्लाइंट बोलेगा सीए को तू क्या कर रहा है भाई, सीए को सुनना पड़ेगा अभी। क्यों? वो अपने लड़के को बोलेगा तू ऐसा कैसा कर रहा है, भाई नीचे साइन किसका है? वो लड़का क्या है? वो तो मैसेंजर है भाई। वो लड़का आपके अंडर में काम करता है ना, वो आपके अंडर में काम करता है, वो आप नहीं हो, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, डिपार्टमेंट में जाके बोलता है वो, ठीक है। तो यहाँ आपकी जवाबदारी आएगी। सो अगर वहां कुछ गलत सबमिशन होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट की आती है, नहीं कि उसके वर्कर की। आर यू गेटिंग? ऐसे फैक्ट्री में कुछ भी गड़बड़ होता है, एम्प्लॉय को या फिर कुछ भी तकलीफ या ब्लास्ट ऐसा कुछ भी हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑक्यूपायर। आर यू गेटिंग? क्यों? क्योंकि उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, पूरे फैक्ट्री के जो भी निर्णय लेना है पूरी सत्ता उसी के पास। मुकेश भाई को भी अंदर आना है ना तो पूछ के आना पड़ेगा कि भाई मैं आ जाऊं, क्यों अभी का तू तेरे पास सत्ता है, ऐसा। इज अ ऑक्यूपायर। आर यू गेटिंग? जैसे हमारे देश में नहीं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे फैक्ट्री के अंदर ये ऑक्यूपायर, मेन पर्सन, पूरे राइट उसके पास, ठीक है। वो बोले वो बंदे का जॉब निकल जाएगा, वो बोले वो बंदे को ले लिया जाएगा, ऐसा।
वो बोले वैसा काम होगा फैक्ट्री में, है ना, बट वो सोच मोच के बोलेगा, ऐसा ही नहीं बोलेगा। आर यू गेटिंग? चलो आगे देखो। तो ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री, देखो मीन्स से शुरू हुई है डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है, उसका मीनिंग क्या? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। मीन्स से शुरू हुआ है मीन्स एग्जॉस्टिव है, चेंज नहीं कर सकते, तो इतनी ही डेफिनेशन है। पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ ए फैक्ट्री, खत्म। बट अब एक और शब्द आ गया जिसको आपको मेरे को सिखाना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रोवाइडेड दैट। ये प्रोवाइडेड दैट क्या होता है सर? प्रोविजो। इसको एक्सेप्शन भी बोला जाता है। ये प्रोवाइडेड को क्या बोला जाता है? एक्सेप्शन। बच्चों इसका पैम्पलेट आपके पास नहीं है, कल मैं दे दूंगा, ठीक है? तो रह गया है मेरे से, प्रिंट में देना रह गया, बाकी पैम्पलेट तो रेडी है, इसी में से पढ़ा ना, प्रिंटिंग रह गया। मेरे को कुछ चीजें लिखा नहीं थी इसलिए याद आया कि आपके पास है तो नहीं, बाकी अभी बोलने ही वाला था। लिखो इधर, प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मीनिंग गुजराती में क्या होता है? अपवाद। अब ये क्या होता है सर? अपवाद क्या होता है? मीन्स आप सभी के लिए कोई एक प्रोविजन, बट किसी एक या दो लोगों के लिए कुछ दूसरा, तो वो दो लोगों को एक्सेप्शनल पर्सन माने जाएंगे। आर यू गेटिंग? सिमिलरली ऑक्यूपायर की यही डेफिनेशन है, बट ये कुछ अपवाद है कुछ केसेस में, जिसमें ये डेफिनेशन ना फॉलो करो तो भी चले। एक्सेप्शन का मीनिंग ऐसे ही होता है ना? नहीं, कभी कभी कुछ प्रोग्राम में जाना हो तो है ना, मैं आपको बताता हूँ। मेरी वाइफ कारेली बाग में है, उसका पियर है ना, पियर मीन्स उसके फादर का घर उधर है। तो वहां है ना, बाहर गरबे होते हैं, चिंदप करके एक जगह है, 3 सोसाइटी वाले इकट्ठा होके गरबा करते, चिंदप गरबा। अब मेन वीआईपी रोड पे है उसकी सोसाइटी। तो अब क्या होता है कि गरबे के टाइम पे वहां रात को 9-10 बजे के बाद जाना हो ना, तो वो लोग है ना एंट्री रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पास हो वही आ पाएगा या फिर लड़कियां आ पाएगी। अब ना तो मेरे पास पास है, ना मैं लड़की हूँ, मेरे को जाना हो अंदर, तो मैं कैसे जाऊं? तो है ना, वो क्या करेंगे, वहां कुछ जो 5-6 लोग मेन एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, वो मेरे को जानते हैं, ये तो हमारी सोसाइटी के जमाई है ना, उनकी सोसाइटी की लड़की, उनसे शादी हुई हमारी बराबर, तो हम तो जमाई है उधर की, तो हमको रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। उधर जाता हूँ तो दूसरे लोगों का सब पास पास वगैरह चेकिंग होता है, उनको आने दो आओ आओ ऐसा करके। तो अब ये क्यों सर? ये तो एक्सेप्शन हो गया ना, मैं तो उधर, आप समझ रहे हो एक्सेप्शन का मीनिंग? समझ, नॉर्मल लोग, अगर आपको जाना है गरबा खेलने के लिए तो भाई पास लेके जाओ, ये नियम है। अब मेरे को गरबा खेलना है ना, तो भी पास जरूरी नहीं। दूसरा, वो जब्बा पहन के जाओगे तभी गरबा खेलने देंगे मेरे को, तो इसमें भी चलेगा, नहीं बोलेंगे। बोल क्यों? एक्सेप्शन। आर यू गेटिंग? एक्सेप्शन मीन्स क्या? नॉर्मल रूलिंग वहां लगेंगे ही नहीं, ठीक है? तो यह नॉर्मल मीनिंग क्या था कि जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है फैक्ट्री का, उसी को ऑक्यूपायर बोलेंगे। अब उसका एक्सेप्शन मीन्स ये नियम नहीं लगे तो भी ऑक्यूपायर माना जाएगा। तो कौन है भाई? देखो कि कोई फर्म है, सपोज, फर्म का मीनिंग क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं, है ना। अगर कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी क्या होता है? एक प्रकार का एसोसिएशन। नहीं, कस्टमर्स के एसोसिएशन होते हैं, सोसाइटी के एसोसिएशन होते हैं, दुकान वालों का एसोसिएशन होता है, ऐसा। तो कोई फर्म हो या एसोसिएशन हो, अब फर्म के अंदर सपोज 2 से ज्यादा लोग होंगे तभी तो पार्टनरशिप फर्म होगी। सपोज 3 पार्टनर है कोई फर्म में, अब उसमें से एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर इज डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर। अब है ना, देखो पार्टनरशिप फर्म है और वो फर्म प्रोडक्शन कर रही है, फैक्ट्री है उनकी, और वो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर कौन? तो अब है ना, उन्होंने वो काम किसी और को दिया ही नहीं, वो 3 पार्टनर ही हर रोज आते हैं, 3 में से कोई भी एक बोले उस हिसाब से होता है। तो यहाँ है ना, ये तीनों ऑक्यूपायर। ऊपर क्या था? अब पर्सन, वहां पर्सन्स नहीं लिखा था, देखो यहाँ पर्सन लिखा था, एक वचन था, एक वचन, बहुवचन नहीं था। बट फैक्ट्री हो और पार्टनर्स की हो
तो वहां तीनों पार्टनर का इक्वल राइट बनता है, और उन्होंने सपोज ये काम किसी को डेलीगेट नहीं किया है, किसी को नहीं सौंपा है, तो वो तीनों रिस्पॉन्सिबल। तो वहां वो वाले केस में हु इज द ऑक्यूपायर, तो एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो हाजिर हो वो रिस्पॉन्सिबल है, इज ऑक्यूपायर। आर यू गेटिंग? तो ये जो यहाँ बहुवचन नहीं था, पर्सन की जगह पर्सन्स होता ना, तो ये प्रोविजो लिखने की जरूरत ही नहीं, बराबर। बट यहाँ पर्सन लिखा है ऊपर, तो उनको उसको बहुवचन में भी ट्रीट करने के लिए, पर्टिकुलरली पार्टनरशिप अरेंजमेंट में या फिर एसोसिएशन वाली अरेंजमेंट। एसोसिएशन में भी क्या होता है, सभी लोगों का इक्वल राइट रहता है, जो एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं वो, बराबर। और वो एसोसिएशन मिलके एक सपोज फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो वो एसोसिएशन के जितने मेंबर है वो सभी ऑक्यूपायर। ठीक है, आगे दे शैल बी डीम्ड टू बी। ये डीम्ड टू बी का मीनिंग क्या होता है सर? ये शब्द गजब है। हाँ, मान लो, गुजराती में धारो के, धारी लो, एज्यूम कर लो। बट सर वो नहीं है तो भी एज्यूम कर लो। अब चलो मैं ऐसा बोलूं, देखो मेरे हाथ में अभी एक है ना बॉम्ब है, एज्यूम कर लो, तो अब नहीं है भाई, बट एज्यूम करो ना है, धारी लो, हाँ तो है, अब ऐसा डाला, फूटेगा, एज्यूम करो फूटा। तो अब ये एज्यूम करने जैसा ही है। डीम टू बी का मीनिंग क्या होता है? मान लो ऐसा, बराबर। देखो कुछ शब्दों पे मैं फोकस इसलिए करता हूँ बच्चों, बहुत सारे लोगों को आता भी है, बीकॉम पढ़ के आए हैं, इवन फाउंडेशन पढ़ के आए हैं, तो कुछ चीजों के बारे में मालूम ही है, बट है ना बहुत सारे लॉ रिलेटेड शब्दों की क्लैरिटी जरूरी है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो जहां जहां मेरे को लगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं गुजराती मीडियम का बच्चा आपकी जगह बैठा हूँ, तो मेरे लिए नया वर्ड कौन सा हो, मेरे लिए नया वर्ड ये है, इसलिए मैं क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ। मैं सालों से समझा रहा हूँ, मेरे को आइडिया है ही इसका, बट मैं आपके लिए इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो पूछेंगे नहीं, शर्म में रहते। आपको मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग उतने प्रोएक्टिव नहीं होते, बराबर। आपको उनसे कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, बट मैं तो प्रोएक्टिव बनने का प्रयत्न करता हूँ जितना पॉसिबल है। मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि मैं हूँ सामने, 12th के बाद आया हुआ, मेरे को नहीं मालूम सब इंग्लिश, तो ऐसे बच्चों को बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी होनी जरूरी है, और एक बार हो जाए ना तो पक्का हो जाए। कभी कभी है ना लेस क्लैरिटी होती है, डिस्कशन से मोर क्लैरिटी आ जाती है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इन द केस ऑफ ए कंपनी, अगर आप कंपनी की बात करो, चलो कंपनी में ऑक्यूपायर कौन होगा बताओ, क्योंकि कंपनी का मालिक कौन है भाई? कंपनी का मालिक है वो डायरेक्टर्स, वैसे मालिक है शेयर होल्डर, बट अभी उन्होंने अपना काम किसको दिया है? मैनेजमेंट का काम डायरेक्टर्स को, तो वो डायरेक्टर्स ऑक्यूपायर है। तो भाई सपोज उन्होंने कोई फैक्ट्री में किसी को ऑक्यूपायर बनाया तो वो बंदा ऑक्यूपायर, बट सपोज नहीं बनाया तो कौन ऑक्यूपायर? तो वो 8 डायरेक्टर है ना वो। तो उन्होंने लिखा देखो, वन ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी ऑक्यूपायर। सर वन मीन्स कौन? 8 में से कौन सा सर? तो नॉर्मली जिसके पास डायरेक्टर के अंदर भी मालूम है अलग अलग पोजीशन, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या? वो बोर्ड मीटिंग में ही आएंगे हर 3 महीने एक बार, बाकी कंपनी में हर रोज नहीं आते। दूसरे है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मीन्स दे आर लाइक एम्प्लॉइज, हर रोज आते हैं कंपनी में सुबह से। डिपेंडेंट। क्या डिपेंडेंट? हाँ डिपेंडेंट है, उनको सैलरी मिलता है, उस हिसाब से आप बोल सकते हो उनको डिपेंडेंट। बट ये डायरेक्टर हर रोज आते हैं, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव। बट उसमें मेन कौन सर? मेन है ना, एक नाम है आपने सुना होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। 8 डायरेक्टर में उसका काम है पूरा कंपनी का भागदौड़ संभालने, तो वो एमडी। बट सर एमडी का पोस्ट ही नहीं रखा है हमने, तो भाई जिस दिन ये दुर्घटना घटी जिसके लिए आप फैक्ट्री का ऑक्यूपायर ढूंढ रहे हो, गन किसके गले में डालना वो ढूंढ रहे हो, जिस घटना के लिए, उस टाइम पे कंट्रोलिंग में कौन था वो देख। अभी 8 में से जो डायरेक्टर उस टाइम वो प्लांट में हाजिर हो, दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल, बराबर। आगे नंबर 3, अरे फास्ट भागता है ये भी एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन देखो, इन केस ऑफ ए फैक्ट्री ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सीजीएसजी, ये कौन है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब मेरे को बताओ कि ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, अब नो डाउट उसके शेयर मेजर होल्डिंग गवर्नमेंट का है, तो अब मेरे को बताओ ये जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन करती है, तो वो तो फैक्ट्री हो गई सर। फैक्ट्री हो गई तो ऑक्यूपायर कौन? तो उसके मेजर शेयर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, तो मोदी जी
है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको लीड कौन कर रहा है मुझे, तो वो ऑक्यूपायर। तो देखो इन केस ऑफ ए फैक्ट्री ओन और कंट्रोल्ड बाय सीजीएचई, सर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन या गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, तो सर भूपेंद्र भाई को पकड़ लेंगे? नहीं, आप समझो। या फिर लोकल अथॉरिटी मीन्स वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, ये लोकल अथॉरिटी बोलते हैं उसको। तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सर मेयर को पकड़ लेंगे? नहीं भाई, रोकड़िया साहब को रहने दो, है ना। तो कौन सर? तो ये वाले केस में द पर्सन और पर्सन्स अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स। अफेयर्स का मीनिंग क्या है? अगेन डे टू डे रूटीन या फिर नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड डिसीजन। तो वो काम जिसको दिया है, दैट पर्सन इज डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑक्यूपायर का मीनिंग समझ में आ गया। अभी और क्या है? इन केस ऑफ ए शिप, अब देखो कहां कहां से गतगड़ा लेके आते हैं। देखो शिप का मीनिंग क्या होता है? गेटू? नो, वो भी मीनिंग होता है शिप का, ये मीनिंग भी होता है। शिप का मीनिंग आप नॉर्मल शिप क्या मानते हो? तो वो जो दरिया के अंदर, पानी के अंदर जो फ्लोट होती है, जिसमें लोग बैठते हैं, है ना, नाव बोलते हो आप, वो शिप। तो यहाँ उसकी की बात है। बट कौन सी शिप सर? छोटी टाइटेनिक थी, वो भी शिप ही थी, बट बड़ी शिप थी। तो देखो इन केस ऑफ ए शिप, कोई शिप है विच इज बीइंग रिपेयर्ड, जिसको आप रिपेयर कर रहे हो, बराबर, ऑन विच मेंटेनेंस वर्क इज बीइंग कैरिड आउट, जिस पे आप मेंटेनेंस वर्क मींस उसका रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हो, इन एनी ड्राई डॉक विच इज अवेलेबल फॉर हायर। अब ये डॉक क्या होता है? तो आप ऐसा समझ लो, पोर्ट जैसी चीज अगर आप समझ सकते हो तो वही है डॉक। पोर्ट का मीनिंग क्या होता है? वैसे अड्डा बोलते हैं उसको, हवाई अड्डा, लो एयरपोर्ट। वैसे पानी का, पानी के रास्ते से जाने लोग जाते आते रहते हैं और वहां से पूरा गुड्स वगैरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो उसको भी पोर्ट बोलते हैं, बराबर। एयरपोर्ट, फिर ये वाटर पोर्ट, नॉर्मल पोर्ट मीन्स ये पानी वाले रास्ते वाला। तो उसी को, जो पानी वाला रास्ता है ना, वहां जो पोर्ट है ना, उसी को डॉक बोलते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा डॉक चार्जेस। तो वहां गुड्स को लोड अनलोड करना है शिप में, वहां उसका सॉर्टिंग करना है, उसका वजन करवाना है, उसका इंस्पेक्शन कराना है, ये सब चार्जेस है ना डॉक चार्जेस में, बराबर। तो उसके रिलेटेड बात है, बराबर। तो अगर कोई शिप रिपेयर हो रही है, बराबर, कहाँ? डॉक के अंदर, तो ऑनर ऑफ सच डॉक इट इज डीम्ड टू बी ऑक्यूपायर। फंस गए अदानी। अदानी का एक है ना, एक पोर्ट है पूरा, मालूम? अदानी का पोर्ट, अदानी पोर्ट। अब मेरे को बताओ, वहां रिपेयर हो रहा है कोई शिप, अब ये रिपेयरिंग एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब आप सोचो, तो उसका मीनिंग वो फैक्ट्री भी हो गया, वहां प्रीमाइसिस भी होगी। तो कोई जगह पे शिप का रिपेयरिंग हो रहा है और वो डॉक पे हो रहा है, तो वो डॉक का जो मालिक है इज डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर। उसको हम क्या मान लेंगे? ऑक्यूपायर मान लेंगे। कहाँ? फॉर द पर्पज ऑफ एनी मैटर अंडर सेक्शन 6, 7, 7A, 7B, 11, 12, 17। सर सेक्शन में जाना है? नहीं जाना है, टाइम पास है, आगे का पढ़ो। इन सो फार एज इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग अ मेंटेनेंस एंड सूटेबल लाइटिंग, मीन्स उसकी जवाबदारी क्या होती है कि भाई वो जो जगह है जहां ये रिपेयरिंग एक्टिविटी हो रही है, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो, मीन्स वो रिपेयर मेंटेन्ड जगह होनी चाहिए। दूसरा, वहां प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपेयर मेंटेन करने के लिए, आप सोचो ये रूम में सब लाइट बंद कर दे और फिर बोलो कि भाई ये मशीन रिपेयर करो, तो उसको दिखेगा ही नहीं, कैसे रिपेयर करेगा? अब फैक्ट्री में ऐसा है, और अगर सपोज ऐसा लाइटिंग कम हो तो बंदा फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं कर सकता और वहां एक्सीडेंट होने के भी चांस रहे। सो दैट इज वाई ये लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे देखेंगे सेफ्टी में, है ना, लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सुटेबल लाइटिंग इन रिलेशन टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सच रिपेयर और मेंटेनेंस, बराबर है। तो यहाँ बात किसकी हुई? ये डॉग की। तो डॉग के अंदर हु इज ऑक्यूपायर? तो ऑनर ऑफ द डॉग। तो मैंने इतने मुद्दे को ही है ना ये बोल्ड किया है, देखो, ऑनर ऑफ द डॉग डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर। तो लास्ट टाइम पे सिर्फ इतना पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्यूपायर का डेफिनेशन। उसके अंदर एक ये लास्ट मुद्दा भी है और उसके रिलेटेड कुछ जजमेंट भी है। चलो ये बाद में बताता हूँ ये जजमेंट्स, बट मैं
कुछ चीजों का आपको बर्ड आई व्यू बताता हूँ। ये ऑक्यूपायर बड़ा मुद्दा है, उसके रिलेटेड अलग से सेक्शन भी है, ये रहा सेक्शन 7। बट है ना, मेरे को जो मेन मुद्दे दिखाने हैं वो ये रहे। इंस्पेक्टर को भी छोड़ दो, यहाँ आते हैं। हाँ देखो, हेल्थ, जब हेल्थ की बात आती है, अब हेल्थ वाला मुद्दा आएगा, यहाँ हमारा मेन फैक्ट्रीज एक्ट चालू हो जाएगा। फैक्ट्रीज एक्ट का पर्पज ही ये हेल्थ। हेल्थ का चैप्टर नंबर 3 है और उसमें देखो सेक्शन 11 और उसके ऑनवर्ड सेक्शन। तो ये हेल्थ मेरे को आपको दिखाना है और उसमें हमने थोड़ी मेहनत भी की है इस बार, बहुत अच्छी। देखो हेल्थ के बारे में, देखो यहाँ ये एक फोटो लगा है उसका हेल्थ के रिलेटेड, उसके मेन मेन मुद्दे आए। फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो उसमें देखो डस्टबिन लगाया हमने, दिख रहा है। फिर ये वेंटिलेशन और टेम्परेचर, मीन्स एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए, तो देखो यहाँ ये चित्र से ये दिखाने का ट्राई किया। तो ऐसा है ना, जितने जितने मुद्दे हैं उसके रिलेटेड हमने ऐसे फोटोज वगैरह डाले। जैसे कि डस्ट और फ्यूम, तो देखो ये डस्ट हवा में दिख रहा है, पूरा वावाजोड़ा दिखा दिया है। फिर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन वो समझाऊंगा। फिर ये रहा ओवर क्राउडिंग, देखो ओवर क्राउडिंग दिखा है। लाइटिंग, तो ये रहा लाइटिंग। ये देखो ड्रिंकिंग वाटर, तो देखो वो दिखाया है। तो अब ये एनिमेशन का थोड़ा यूज करना हमने चालू कर दिया है, जिससे कि आपको ये स्पीटून मीन्स थुकदानी, तो ये ऐसी सब चीजें, जितने भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं फैक्ट्री में, सब आपको ये मिलेगा। कल आपको ये पूरा मटेरियल मिलेगा, तब आइडिया आ जाएगा। तो चलो आज के दिन में मैं यहाँ ही रखता हूँ, मिलते हैं।